बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि इस वक्त चीज़ें कंट्रोल में हैं। आपको कुछ जगहों पे रोड्स भी बनती हुई नज़र आ रही होंगी, कुछ जगहों पे कारपेटिंग होती हुई नज़र आ रही होगी। सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि पंजाब के अंदर आटा सस्ता हो गया। आपको ये भी सुनने को मिल रहा होगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस में खातर ख्वाह कमी आई है। आपको ये भी सुनने में मिल रहा होगा कि गवर्नेंस बेहतर हो रही है। आपको ये भी सुनने में मिल रहा होगा कि फ़लाँ ने फ़लाँ जगह का दौरा किया, फ़लाँ फ़लाँ की तकरीब में जो है शिरकत उसने की, फ़लाँ वज़ीर आला ने या फ़लाँ वज़ीर आज़म ने जाकर पुलिस की वर्दी पहनकर अदारे की जो पासिंग आउट परेड है उसमें शिरकत की। लेकिन जनाब, ये सारी बातें बज़ाहिर आपको लग रही होंगी या आपको फील करवाने की कोशिश की जा रही है। हकीकत इसके बरखिलाफ़ है और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इस वक्त बड़ी अहम तरीन कुछ अपडेट्स हैं। ये जो केस लगा है अभी जो मखसूस सीटों वाला, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये केस क्यों लगाया गया है, ये भी आपके सामने तफसीलात रखनी है। और फिर जनाब मलिक रियाज साहब जो कि बड़े करीब समझे जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की खासकर करीब समझे जाते हैं। फिर हर वो साफ़ी, हर वो सियासतदान जो कि बिकने के लिए तैयार होता है, मलिक रियाज का नाम उसके साथ न जुड़े, ऐसा मुमकिन नहीं है। मलिक रियाज ने ऐसा क्या अभी किया है, उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन हस्बे मामूल आपसे एक छोटी सी गुजारिश है जनाब कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फेसबुक पेज पे अगर मुलाजा करें तो आपने पेज को फॉलो करना है और टिकटॉक पे मुलाजा करें तो टिकटॉक को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो जनाब, इस वक्त जैसे मैंने पहले आपको बताया कि चीज़ें बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि चीज़ें जो है बिल्कुल कंट्रोल में हैं, कुछ भी जो है वो गलत नहीं हो रहा। इस वक्त आपको बहुत सारी जगहों पे रोड्स बनती हुई नज़र आ रही होंगी, बल्कि मेरे मोहल्ले में बन रही है और कारपेटिंग हो रही है, बड़ी अच्छी कारपेटिंग हो रही है। रात के अंधेरे में कारपेटिंग हो जाती है रोड्स की। तो और फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप देखे होंगे कि जी पंजाब के अंदर रोटी 15 रुपए की होगी, हालांकि बाहर तंदूर पे 30 रुपए की मिल रही है। मैं दूसरे तीसरे दिन बंदा ले आता है तो रेट्स का हमें आइडिया है। और फिर जिस रोटी की ये एबटाबाद में, ये KPK में कहते हैं कि यार 30 रुपए की मिल रही है, तो उस रोटी में और यहाँ पे मिलने वाली 30 रुपए की रोटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर और फिर कुछ जो इनके अपने लोग होते हैं, जो इस बानमती का कुंभा जिस वक्त बरसर इक़्तिदार है, इसके आसपास के जो लोग हैं, जो बेसिकली पेड लोग कहलाते हैं, उनकी ज़ुबान से अगर आप सुनेंगे या उनमें से पेड अगर चलें रेगुलरली पेड नहीं भी हैं तो एटलीस्ट उनको माजी में किसी न किसी तरीके से उनको नवाजा गया है। तो इस तरह के लोग जो इनके हक़ में बातें करते हैं। लेकिन जनाब, इस वक्त चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ये जो केस है, ये लगाना मखसूस नशिस्तों वाला, इसके अंदर बड़ी कहानी छुपी हुई है। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भले का निशान लिया और फिर चूँकि ये सारी स्क्रिप्टेड चीज़ें थी और प्री प्लान थी सारी कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके भले के निशान से हमने महरूम करना है, उसके बाद इलेक्शन में उसको हाथ पाँव बांध कर इलेक्शन के अखाड़े में उतरने की इजाज़त देनी है। और फिर उसके बाद जब वो के सीटें नहीं जीत सकेंगे, ज़ाहिर है कैसे वो जीत सकेंगे इस तरीके से। और फिर हम ये बहाना करेंगे कि आपने मखसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्तें जमा नहीं करवाई, हम मखसूस नशिस्तें भी ले लेंगे और उनको फिर शामिल करवाएंगे बाकी बानमती के कुंभे में, और फिर इसके थ्रू 3 साल की एक्सटेंशन लेंगे। तो जनाब, इट वॉज स्क्रिप्टेड और ये प्री प्लान थी सारी चीज़ें और उसी तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर बीच में कुछ ऐसी खटपट हो गई कि जजेस ने साथ देने से इनकार कर दिया। अब हुआ क्या कि एक ज़ाहिर हर चीज़ की एक हद होती है। आपने किसी को प्रेशराइज़ करना है, आप कभी किसी के कज़न को उठा लेते हैं, कभी किसी के घर में जा घुसते हैं, कभी किसी को जो उसके लिए जीना आपने 2 बार किया हुआ है। तो ये चीज़ें एक न एक दिन जाकर ये एक जो बम है ये फटना था। और फिर हुआ यही कि जो स्क्रिप्ट था, जो एक प्री प्लान चीज़ें थीं, जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जा रहा था, अचानक हुआ ये कि कुछ गलतियाँ हो गई और गलतियाँ बड़े लेवल की हुई, मैथ लेवल की जो मिस्टेक्स हुई और जजेस ने स्टैंड लेना शुरू कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों वाला जो केस था उसको तो खैर चले, उन्होंने कह दिया ठीक है जी ये केस बनता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इजाज़त दे दी कि ठीक है आप बांट दें, जो सीट्स हैं दूसरी जमातों में बांट दें। PTI ने वो केस उठाया और सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें 3 रुकनी जो बेंच था उसने उस केस उन सीटों को भी मुअत्तल कर दिया और केस के ऊपर फिर लार्जर बेंच की अभी तश्कील पा गया। अच्छा हुआ ये कि वहाँ से गेम चेंज हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। अब ज़ाहिर है जिस उम्मीद पर
काजी फैज़ ईसा साहब बैठे थे कि मुझे 3 साल की एक्सटेंशन मिल जानी है, वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उस मामले को वहाँ पे ब्रेक लगा दी और तकरीबन 80% उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, क्योंकि सीनियर 3 जजेस थे उस बेंच के अंदर। मंसूर अली शाह साहब जो कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस हैं, और उसके अंदर अतर मनल्ला साहब थे, और एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस 3 रुकनी बेंच ने जब फैसला दिया तो तकरीबन उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। अब जनाब उस मामले को एक और रंग देने के लिए कि यार मैं जो है ना ये सीटें वापस करूँगा, और एक बड़ा और फुल कोर्ट बेंच बना दिया जनाब काजी फैज़ ईसा साहब ने। अब उसमें उम्मीद यही है कि ये सीटें जो है वापस पीटीआई को दे दी जाएंगी, और हो सकता है इसमें हमदर्दी समेटने की कोशिश की जाए, क्योंकि चीज़ें तो ज़ाहिर है कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। वो एक टर्म्स अक्सर यूज़ करते होते हैं कि थिंग्स आर स्लिपिंग अवे फ्रॉम देयर हैंड्स। नाउ वी कैन से दैट थिंग्स हैव बीन टोटली स्लिप्ड अवे फ्रॉम देयर हैंड्स। सो चीज़ें अब इनके कंट्रोल में नहीं हैं, चीज़ें इनके हाथ से निकल चुकी हैं, बिल्कुल निकल चुकी हैं, और इमरान खान इनके काबू में आ नहीं रहा। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ बनाते हैं इमरान खान उसका तोड़ पहले से लेके बैठा होता है। अब ये आप बात ये देख रहे हैं, जो ट्वीट वाली बात है 1971 में मुजीबर रहमान को उन्होंने हीरो बना दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुजीबर रहमान तो पाकिस्तान का जो है इंतहाई वफादार साथी था, कायद-ए-आज़म का करीब 3 साथी था, फातिमा जरा के साथ उन्होंने काम किया, तो वो तो बड़े मुहिब वतन थे। और नवाज शरीफ साहब के माजी के बयानात उठाकर देख लें, उसमें आपको लगता है कि मुजीबर रहमान से बड़ा हीरो तो पाकिस्तान का था ही कोई नहीं। ख्वाजा आसिफ, बाकी जितने ये आज ये जो 15 सीटों से 170 करने की जो एक कीमत अदा कर रहे हैं, जो एक मुआवजा अदा कर रहे हैं, अगर इस मुआवजे से बाहर निकल कर उनके माजी के बयानात देखें तो चीज़ें आपको वाज़ेह हो जाती हैं कि सारे के सारे लोग तो मुजीबर रहमान के हामी थे, और आप इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये शोर शराबा कर रहे हैं कि चूँकि 15 सीटें इनकी थी या 17 सीटें थी, उनको एक ज़ीरो लगाकर 170 कर दिया। तो ये चीज़ें फिर करनी पड़ती हैं। आप जब गाड़ियों की डिग्गियों में बैठकर जाएं और फिर जाके किसी से भीख मांगे इक़्तिदार की, तो फिर ऐसे होता है। ये इसमें कोई मतलब कोई छंबे वाली बात नहीं है। तो इमरान खान इनके कंट्रोल में आ नहीं रहा। इमरान खान को जो कुछ ये बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, इमरान खान उठा के इनके मुंह पे मारता है और उल्टा उसके खिलाफ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग किस्म का बयानिया बना देता है। तो चीज़ें इस वक्त इनके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी जानिब जनाब इन्होंने फिर वही किया, और एक शख्स जिसको तकरीबन सारा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया में वो तकरीबन मशहूर है, कि मलिक रियाज प्रॉपर्टी टाइकॉन, कोई भी 2 नंबर साफ़ी हो, किसी किस्म का कोई 2 नंबर सियासतदान हो, किसी किस्म की ब्यूरोक्रेसी हो, किसी को ख़रीदना हो, किसी की कीमत लगानी हो, किसी की ज़मीरों की कीमत लगानी हो, तो हमेशा मलिक रियाज जो है उनका नाम आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगा। मलिक रियाज को भी इन्होंने नहीं बख्शा, मलिक रियाज के साथ भी पंगा नहीं बैठे। मलिक रियाज को कहा जी आप इमरान खान के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बने। मलिक रियाज ने कहा मैं तो नहीं बनूंगा भाई, जब कोई इमरान खान की गलती नहीं है, मैंने उसके साथ कोई गलत काम किया नहीं है, या उसने मेरे से कोई गलत डीलिंग नहीं की, तो मैं कैसे उसके खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकता हूँ। तो उसको प्रेशराइज किया गया, बैरिया टाउन पे छापा मारा गया, वहाँ से अलकादर ट्रस्ट जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसका रिकॉर्ड ढूंढने की कोशिश की गई। दूसरे दिन मलिक रियाज साहब ने बम फोड़ दिया। उन्होंने तमाम वो साफ़ी जो उनसे पैसे लेते रहे उनके नाम पब्लिक कर दिए। उन्होंने कहा जी ये लोग हैं जो मेरे से पैसे लेते रहे और मेरे से पैसे प्लाट्स जो कुछ भी वराती लेते रहे, ये साफ़ी हैं। अब जनाब उन्होंने एक थोड़ा सा ना इनको हिंट दिया है कि अगर आप ये कर सकते हैं, अभी तो मैं साफ़ियों के नाम लिए, अगला मरला जो है ब्यूरोक्रेसी का होगा, सियासतदानों का होगा और इस्टेब्लिशमेंट की कुछ लोगों का भी हो सकता है। तो चीज़ें जो हैं ये इस वक्त इनके कंट्रोल में नहीं है, टोटली कंट्रोल में नहीं है। नजम सेठी साहब, मैं ये जो बात आपको बता रहा हूँ ये मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, ये नजम सेठी साहब जो कि इंतहाई करीबी साफ़ी हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े प्रो हैं, और ये जो इस वक्त जो बानमती का कुंभा बरसर इक़्तिदार है, ये जो 100 फॉर्म 47 के ऊपर बेस करके जो बैठा हुआ है, इन सब के बड़े चहेते साफ़ी हैं नजम सेठी साहब। आपको याद होगा कि माजी में उन्हें CM पंजाब भी बनाया गया था, केयर टेकर, और फिर उसके बाद वो PCB के चेयरमैन भी रहे। तो ये बड़े इनके करीब तरीन साफ़ी हैं। अब वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल चुकी हैं, इस हुकूमत के भी हाथ में नहीं है। इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान एक बड़ा लीडर बन चुका है, पूरे बरसगीर का बड़ा लीडर है, और ये नजम सेठी साहब TV प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान इनके कंट्रोल में नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो कह रहे हैं बकौल नजम सेठी के कि दो चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आप किसी को इतना डीमोरलाइज कर दें, इतना उसको डिफेम कर दें कि अवाम खुद उसके खिलाफ खड़ी हो जाए। अब वो तो चीज़ फार्मूला कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे अवाम तो इमरान खान के जितना ये कोशिश करते हैं, जो बयानियाँ बनाते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, इमरान खान के मज़ीद अवाम करीब चली जाती है और मज़ीद उसकी पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है, मज़ीद उसका फेम बढ़ रहा है।
तो ये चीज़ बड़ी परेशान कुन है। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के पास तरीका ये होता है कि आप जाके मार्शल लॉ लगा दें, सारा कुछ अपने कंट्रोल में कर लें। तो बकौल नजम सेठी साहब के वो भी ये नहीं कर पा रहे और नहीं ना कर सकते हैं। और ये चीज़ इमरान खान साहब को भी पता है, उन्हें पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, आपकी जो माशी सूरत हाल है, आपकी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, आपके जो खत्ते में जो कुछ इस वक्त चल रहा है, जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो दुनिया जिस नज़र से आपको देख रही है, तो ऐसे में मार्शल लॉ भी आप नहीं लगा सकते। और फिर जब मार्शल लॉ लगाएंगे, आपकी जो माशी सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल दगरगू है, तो मुल्क को चलाएंगे कैसे? और ये चीज़ इमरान खान साहब भी बकौल नजम सेठी साहब के बखूबी जानते हैं और इसी वजह से वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं और डेली बेसिस पर बढ़ा रहे हैं। इमरान खान ने अब अपनी टीम के अंदर तब्दीलियां करने का भी इंदिया दिया है। इमरान खान ने कहा है कि जो शख्स मेरे साथ चलेगा, दिलेर होगा, मेरे साथ चलेगा, मेरे साथ बुज़दिलों की और मफाद परस्तों की कोई जगह नहीं है। अब जो शेर अफजल मरवत है वापस आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं जो कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक होगी। और ये जो आने वाले चंद हफ्ते हैं, इसमें आपको चीज़ें टोटली तब्दील होती हुई नजर आएंगी। पहला हफ्ता जो कल से शुरू हो रहा है, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे बड़ा केस ये जो मखसूस नशस्तों वाला है सुप्रीम कोर्ट का, 13 रुकनी के 12 रुकनी जो बेंच है, लार्जेस्ट बेंच, वो उसकी फुल कोर्ट बेंच जो है वो उसकी जो है समाअत करेगा। और दूसरी तरफ साइफर वाला केस है, उसकी समाअत होनी है। फिर ऑडियो लीक्स वाला केस है, उसकी समाअत होनी है। तो ये जो आने वाले चंद हफ्ते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब इस वक्त बिल्कुल पीक पर है। और इमरान खान साहब ने पूरे निज़ाम को एक तरह से आगे लगाया है और ये निज़ाम जो मर्जी आप कहते रहें, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई नहीं मानने वाला, ये फलां दहशत मीडिया, डिजिटल मीडिया के लोग जो है दहशतगर्द हैं, ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है, ये इनके ऊपर फायरवॉल लगा देंगे, इनके ऊपर हम VPN लगा देंगे, इनको हम बंद कर देंगे, इनका ट्विटर बंद कर देंगे। भाई ये ना चाइना है, ना ये ईरान है, ना ये आपकी मिडल ईस्ट की रियासत है, ये पाकिस्तान है। चले इसमें टूटी फूटी सही, लेकिन जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है इसके अंदर। दूसरा आप इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया की तो IT की जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पहुँच गई है? और आप क्या बातें कर रहे हैं? आपका वही स्क्रिप्ट 1954 वाला, 1956 वाला कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को आप बाहर निकाल देते हैं और फिर आज कहते हैं ये डिजिटल दहशतगर्द हो गए। ऐसा नहीं चलने वाला। ये चीज़ें अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी की तरफ जाएंगी और बेहतरी होती भी आपको नजर आएगी, बेहतरी आपको नजर आएगी। और इंशाअल्लाह ये जो मामलात इतने अरसे से बिगड़े हुए, जो नाजुक मोड़ हमारा ख़त्म नहीं हो रहा, इससे बहुत जल्द हम निकलेंगे और बेहतरीन तरीके से निकलेंगे और एक फ़ाइट करके निकलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, आज उन्होंने भी कहा है कि यार जो मर्जी हो जाए, मुझे कब्र में जाना पड़ जाए, मुझे कोई मार दे, मेरे ऊपर कोई अटैक हो जाए, डजेंट मैटर, मैंने सिर्फ गुलामी किसी की जो है वो कबूल नहीं कर रही। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, जो कि हमेशा इनके साथ मिल जाते हैं, जो कि किराए पे तकरीबन दस्तयाब होते थे, लेकिन इस दफ़ा वो इनके साथ नहीं चले, इनके साथ नहीं मिले। तो चीज़ें इस वक्त लिटरली इनके कंट्रोल से निकल चुकी हैं। काजी फायज़ ईसा साहब एक कोशिश करेंगे, एक लास्ट ट्राई मारेंगे कि मैं हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश करूं, लेकिन आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा इसमें कामयाब होंगे, क्योंकि काजी साहब ने जो कुछ कार्रवाइयाँ की हैं और जितने केसेस जो कि अभी कुछ ही दिनों में आपको एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नज़र आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लायर टीम है उसमें वो बताएंगे आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको आमिर फ़ारूक साहब और काजी फायज़ ईसा साहब दबा कर बैठे हुए हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सो चीज़ें बड़ी हद तक जो है क्लैरिटी की तरफ जा रही हैं। बज़ाहिर आपको लग रहा है कि इमरान खान हार रहे हैं, लेकिन इमरान खान आप जो हकीकत में है वो जीत रहे हैं। और ये सारे के सारे एक साइड पे खड़े हो जाएं, पूरा निज़ाम, पूरी हुकूमत, पूरा बानमती का ये कुंबा एक साइड पे खड़े हो जाए, अकेला इमरान खान साहब एक साइड पे खड़ा और आवाम की ताकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम करप्ट माफिया को शिकस्त देगा। होपफुली जनाब आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी इंतहाई कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।